प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर जो है इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। तो स्टार्ट करने का मतलब ये है कि ये चैप्टर आपको भी पता है कि बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है। कोई अगर आपसे पूछता है कि आपके नर्वस सिस्टम की यूनिट है क्या, तो नर्वस सिस्टम की यूनिट हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। अब यहाँ ये आपको एक नर्व सेल दिख रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पिछली क्लास में दिया था, जहाँ पे ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर डेंड्राइट्स। ये जो लॉन्गेस्ट पार्ट इसका आपको यहाँ से यहाँ तक नजर आ रहा है, दैट इज एक्सोन। एक्सोन के चारों तरफ यहाँ पे ना कवरिंग है, दैट इज माइलिन शीथ। और माइलिन शीथ के अंदर एक और यहाँ पे न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज शोल्डर। और ये इसके जो नॉब लाइक दिख भी रहे हैं, ये है ही यहाँ पे नर्व एंडिंग्स है, ठीक है। फिर आपके नॉब भी बोलेंगे। तो बेसिक मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी मैंने आपको साथ के साथ सिखाए थे। तो एक बात आई थी कि ये हालांकि इसके बीच में आता नहीं है, बट लाना जरूरी भी है। रीजन क्या है, मैंने आपको एक बात समझाई थी कि ये जो आपको यहाँ पे एक्सोन दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इस एक्सोन की क्या खासियत है कि ये एक्सोन आपकी बॉडी में आयनिक, यहाँ पे क्या करता है, ये एक्सचेंज करने का काम करता है। और इस एक्सचेंज की वजह से आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेटेड है, काम कर रहा है। सोडियम पोटेशियम पंप आगे मैं सिखाऊंगी आपको। तो ये सोडियम पोटेशियम पंप अगर नहीं हुआ तो आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेट नहीं करेगा। तो यहाँ जो ये सेल मेम्ब्रेन लिखा है ना, ये एक्चुअल में ये आपके न्यूरॉन का क्या है, ये एक्सॉन है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाई थी। उसके बाद हमने डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इम्पल्स देखा था। इम्पल्स बोलने का मतलब ये है कि जैसे एक वायर के अंदर आप कोई इलेक्ट्रिक वायर देखते हैं, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट मूव कर रहा होता है। ठीक उसी तरीके से आपकी बॉडी में एक न्यूरॉन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसे जो यहाँ से पास ऑन हो रहा होता है, दैट इज इम्पल्स। यहाँ देखिए, यहाँ मार्क किया गया है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, दीज आर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है और ये जा रहा है, तो कभी भी इसका डायरेक्शन जो है वो उल्टा नहीं बोलना। आपको उल्टा नहीं बोलना, बोलने का मतलब क्या है कि अब ऐसा ना हो कि आप एग्जाम में लिखने लग जाए कि नर्व एंडिंग से इसका डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स एक्सोन और एक्सोन से टुवर्ड्स ऑफ सेल बॉडी, लिख दे। नहीं, गलत हो जाएगा। इसका डायरेक्शन जो है वो जब भी लिखना है आपको, तो कैसे लिखना है, सबसे पहले सेल बॉडी। सेल बॉडी हम किसको बोलेंगे, ये मेन वाला जो पार्ट है यहाँ पे, जैसे ये पार्ट आपको जो दिख रहा है ब्रॉड पार्ट, ये ब्रॉड पार्ट जो दिख रहा है, ठीक है। जो कुल मिला के अगर बोले हम, तो जो न्यूक्लियस को कैरी करने का काम करेगा, उसको हम सेल बॉडी बोलेंगे, ठीक है। बाकी तो एक इलोंगेटेड पार्ट है, और एक्सॉन की वजह से जो न्यूरॉन है, उसको 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था, उसको हम लोग कहते हैं लॉन्गेस्ट सेल ऑफ बॉडी, इस एक्सॉन के प्रेजेंट होने की वजह से। और इसके बाद यहाँ पे बीच में एक सिनैप्स आता है। सिनैप्स का मतलब हो गया द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, मतलब एक न्यूरॉन है और दूसरा न्यूरॉन, इन दोनों के बीच का जो गैप है, वो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन राइज होगा, क्या गैप होता है क्या? ये अच्छा क्वेश्चन है जो कई और बच्चे पूछते भी मेरे से। अब इसको समझिए ध्यान से। अगर मैं ऐसा बोलूं कि आपका एक फिंगर और दूसरा फिंगर आपने उसको ऐसे करके टच करा, तो अगर आपको समझना है तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि इसके बीच में गैप है, और अगर आपको समझना है तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि इसके बीच में गैप नहीं है। बोलने का क्या मतलब है कि जहाँ पे कनेक्शन है, ज्वाइनिंग पॉइंट है, तो ज्वाइनिंग पॉइंट के बीच में अगर आप गैप समझते हैं, तो गैप इसलिए है क्योंकि इसके बीच में से किसी चीज को आप एक्सचेंज करा सकते हैं। जैसे हमने एक धागे को रखा, उसको आप क्रॉस करा सकते हैं। लेकिन गैप क्यों नहीं है, क्योंकि हर चीज क्रॉस नहीं कर सकती। और दूर से सामने से आपको क्या दिख रहा होगा कि ज्वाइंट है, ठीक है, गैप नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि एक मकान आपने देखा होगा, उसकी एक दीवार से लगा हुआ दूसरा मकान स्टार्ट हो जाता है,
क्या गैप बोले हम उसके बीच में, लेकिन क्योंकि वही वहां पे क्या है, पहले वाले न्यूरॉन और दूसरे वाले न्यूरॉन का अगर हम ऐसा बोलें कि ये कॉमन पॉइंट है, तो कॉमन पॉइंट होने की वजह से हम कुछ तो टर्म देंगे ना इसके लिए, उस जंक्शन के लिए, तो वो गैप यहाँ पे सिनैप्स हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिनैप्स, तो आपको वहां पे बोलना है द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप है दैट इज सिनैप्स। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे नोट कर दिया था पिछली क्लास में कि अगर आपसे कोई मूवमेंट पूछता है तो आपको एक बात बतानी है कि जो डेंड्राइट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को क्रिएट करके भेजते हैं, तो उसका डायरेक्शन आपको क्या लिखना है, उसका डायरेक्शन आपको लिखना है डेंड्राइट से सेल बॉडी, और सेल बॉडी से फिर एक्सॉन, फिर नर्व एंडिंग, और फिर ये क्या होगा, दूसरा न्यूरॉन तक ये जाएगा। सिंपल सी बात है, यही मैं शुरू से अभी तक आपको बता रही हूँ। तो ये तो एक क्विक रिवीजन हो गया जो बच्चे नहीं थे पिछली क्लास में उनके लिए। और मैंने ना बेसिक जो कहते नहीं, एक बिल्कुल छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन हैं, ये कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे थे पिछली क्लास में। आई होप कि आपने किया होगा, नहीं किया होगा तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन है, नेम द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन का जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, वो एक्सोन होता है। क्या होता है? एक्सोन होता है। देन है यहाँ पे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। इलेक्ट्रिकल impulses are the chemicals which are responsible for transmission from one neuron to another neuron. ये chemical messengers होते हैं। ठीक है, then है what do you understand by the term synapse, the gap between two neurons. नेक्स्ट है यहाँ पे मेंशन द टर्म फॉर जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन एंड मसल। इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोलने का क्या मतलब हुआ ये देखिए, इस डायग्राम के हेल्प से आपको समझ आ जाएगा। ये एक्चुअल में एक नर्व एंडिंग है, और ये किससे कनेक्टेड है, ये किसी मसल से कनेक्टेड है। अब आपके हाथ में एक पेन चुभा, तो वो सिग्नल आपके ब्रेन को जाएगा, अभी ब्रेन वापस वहां सिग्नल देगा उसको हटाने के लिए भी वहां से। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ न्यूरॉन्स का और आपके मसल्स के बीच में कनेक्शन है। दैट कनेक्शन इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, फिर मैंने लिखा है एक्सप्लेन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। इसको बोलने का क्या मतलब है कि आपको यहाँ पे लिख देना है एट फर्स्ट इम्पल्स ट्रांसमिट फ्रॉम डेंड्राइट टुवर्ड्स सेल बॉडी टुवर्ड्स एक्सॉन टुवर्ड्स न्यूरॉन। ठीक है, इसको आपको लिख देना था, एंड देन अनदर न्यूरॉन। तो इसको आपको इस क्वेश्चन के आंसर में रिप्रेजेंट द न्यूरॉन, ये मैंने आपको डायग्राम प्रैक्टिस को दिया था। मेंशन द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन। ठीक है, विच पार्ट ऑफ वन न्यूरॉन इज कनेक्टेड विद अनदर न्यूरॉन। यानी एक न्यूरॉन का अगर पार्ट है तो वो दूसरे न्यूरॉन के अगर कनेक्शन में है तो किसके थ्रू कनेक्टेड है, ये नर्व एंडिंग्स के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, एक न्यूरॉन का नर्व एंडिंग जाएगा, दूसरे के डेंड्राइट से वो अटैच होगा। मेंशन द सेल्स प्रेजेंट इन माइलिन शीट। काफी अच्छा क्वेश्चन है जो आपने डायग्राम में शुरू में देखा था। वहां पे आपने कौन सा सेल देखा था? श्वान सेल्स थे वो। ठीक है, और देन मैंने आपको क्या दिया यहाँ पे, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन को कभी भी थिंकिंग कैपेबिलिटी से कंफ्यूज नहीं करना है। रिफ्लेक्स एक्शन इज मच फास्टर देन द थिंकिंग कैपेबिलिटी ऑफ द ब्रेन। आपके दिमाग का जो एक्शन है, एक्टिविटीज है, आपके दिमाग की जो सोच है, उससे कई गुना ज्यादा ये तेज चलता है रिफ्लेक्स एक्शन। कई बार ऐसा होता है ना, आप किसी चीज को ड्राइव कर रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, अचानक से ट्रक गुजरा आपके सामने, कोई हेल्दी व्हीकल हो, ट्रक हो, आपने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाते के साथ ना एक थॉट आता है उस समय आपके दिमाग में, कहते हैं अभी तो बाल बाल बच गए। क्या आप जब अपने घर से चले थे तो क्या आप सोच के निकले थे कि वैसे रास्ते में कोई गाड़ी आएगी तो आपको इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ेगा? नहीं, एक्चुअल में
आपको वहां बचाया किसने? आपके रिफ्लेक्स एक्शन ने बचाया, वहां आपके थिंकिंग कैपेबिलिटी ने नहीं बचाया आपको। तो ये क्वेश्चन मैंने दिया ही इसलिए क्योंकि बच्चे जो है वो थिंकिंग कैपेबिलिटी और रिफ्लेक्स एक्शन के बीच में कंफ्यूज करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन का थिंकिंग कैपेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या हुआ फिर? इज द क्विक एक्शन विच इज परफॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्स आर्क। जो पूरा का पूरा आपका रिफ्लेक्स आर्क है वो सब एक साथ मिलके कोऑर्डिनेटेड वे में रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म करने का काम करते हैं। ठीक है। अब इसके आगे हम लोग कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई डाउट होगा। ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक मैंने आपको समझाया था, उसके आगे जो है मैं आपको समझाना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। अब इस सीरीज में जब आप आगे बढ़ते हैं बहुत सारी चीजें यहाँ पे और भी आती हैं। ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन मैंने एक क्वेश्चन लिख के वहां पे आपको लीव कर दिया था। मैंने बोला था इस क्वेश्चन को लिख के देखेंगे, अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है। तो आपका जो रिफ्लेक्स एक्शन है इस पे हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, रिफ्लेक्स अगर कोई बोलता है ना कहीं पे, तो रिफ्लेक्स का मतलब है सडन एक्शन। तो मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया कि आपके ब्रेन की जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है उसका रिफ्लेक्स एक्शन से कोई लेना देना है नहीं एक्चुअल में। ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन की हेडिंग देंगे, उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है। Reflex term is used for sudden action। मतलब अचानक से जब कोई एक्शन होता है उसके लिए हम लोग यहाँ पे रिफ्लेक्स टर्म को यूज करते हैं। ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे कोई हॉट थिंग है, कोई गर्म चीज है, आप वहाँ हाथ लेके गए, अचानक से आपने गैस किया, आपको गर्म लगा, आपने वहां से अपना हाथ रिमूव किया। ये हुआ किसकी वजह से? रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से हुआ। वहां पे आपका रिफ्लेक्स एक्शन जो है आपको बचाने का काम कर रहा है। ठीक है। तो थिंकिंग कैपेबिलिटी और रिफ्लेक्स एक्शन का सबसे पहली बात, दोनों को अलग कर देना। दोनों का एक दूसरे के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है। चाहे आप किसी भी सिचुएशन में देखें, बहुत कई बार ऐसा होता है कि अचानक से, जैसे अभी मैंने आपको किसी चीज के, जैसे आपके किसी बॉडी पार्ट के जलने का एग्जांपल बताया। अगर आपने कैंडल के सामने रखा तो अचानक से अगर बर्निंग हुई तो आप बोलते हैं, मतलब आप खुद ही वहां से हाथ रिमूव कर लेते हैं। अब अगर आप अपने ब्रेन के भरोसे बैठेंगे कि हमारा ब्रेन जो रिस्पॉन्स करेगा, तब हम यहाँ से हैंड रिमूव करेंगे तो पता चलेगा कि वो बर्निंग जो है वो ज्यादा हो जाएगी। तो वहां पे आपको बचाने का काम कौन कर रहा है? आपका रिफ्लेक्स एक्शन कर रहा है। ठीक है। इसको और बेटर हम लोग एक रिफ्लेक्स आर्क के डायग्राम से समझते हैं। ठीक है। ये आ नहीं रहा, तब तक मैं लिख देती हूँ आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है।
पहले कहाँ जाएगा? रिसेप्टर का मतलब है कि पहले आपने जिस पार्ट को टच किया है, जहाँ से आपने उस मैसेज को लिया है, ठीक है? तो ये सडन रिस्पॉन्सेज को कहाँ से लेगा? फ्रॉम रिसेप्टर्स ऑफ एनी बॉडी पार्ट, किसी भी बॉडी पार्ट से ये रिसेप्टर उठाया जा सकता है, किसी भी बॉडी पार्ट से। बच्चे बोलते हैं मैम किसी भी बॉडी पार्ट से कैसे होगा? तो किसी भी बॉडी पार्ट में एक पिन चुभोगे, देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो किसी भी बॉडी पार्ट से, ठीक है? यहाँ से कहाँ लेके जाएंगे? ब्रेन तक। तो फ्रॉम रिसेप्टर्स ऑफ एनी बॉडी पार्ट टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसका उल्टा कर देंगे, वहां से लौटेगा भी तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड फ्रॉम central nervous system to the affected body part, body part, ठीक है? इसको लिख लेंगे। इतने में से कोई दिक्कत किसी को, जो अभी मैंने थोड़ा सा समझाया है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? रिप्लाई करेंगे उधर से। किसी कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? थोड़ा सा 1 मिनट वेट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रिफ्लेक्स आर्क जो है, ये मैं बता रही थी आपको। देखिए इसका डायग्राम तो यहाँ से ओपन हो नहीं रहा है, नेटवर्क भी मैंने चेक किया, बट क्लास तो कनेक्टेड है, यहाँ से पता नहीं क्यों नहीं ओपन हो रहा। देखिए आगे बताती हूँ। बोलने का ये मतलब है कि अगर आप अपने नर्वस सिस्टम को देखें, तो आपके नर्वस सिस्टम का दो हिस्सा है। नर्वस सिस्टम का दो हिस्सा बोलने का मतलब, एक वो पार्ट जो आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी से जुड़ा हुआ है, और दूसरा वो पार्ट जहाँ पे आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी का कोई रोल नहीं है, ठीक है? तो वो क्विक एक्शन पे चलता है। किस पे चलता है वो? क्विक एक्शन पे, ठीक है?
अब आपके दिमाग में एक और क्वेरी होगी जो आपको एज अ डाउट दिखता होगा। एक टर्म है यहाँ पे, आपको एग्जाम में डिफरेंस भी आएगा दोनों के बीच में। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन, है ना। तो मैं आपको लिख देती हूँ, उसके बाद मैं समझा देती हूँ आपको। सेंसरी न्यूरॉन, अभी अभी मैंने क्या बोला समझाने के लिए, कि एक ऐसा यहाँ पे पाथ है जो कि किसी भी बॉडी पार्ट से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाएगा। अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये डाउट है कि हमारे किताब में इसको क्या लिखा हुआ है, ब्रेन लिखा हुआ है, तो आप सीएनएस क्यों बोल रहे हैं, तो एक नोट करके ना पॉइंट नोट कर लेना उसके लिए। जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो इसमें दोनों पार्ट एक साथ कनेक्ट होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें है एक आगे आपका ब्रेन, और प्लस हम लोग यहाँ पे लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड, दोनों को हम एक साथ लेते हैं। तो तभी मैं क्या कर रही हूँ, इन शॉर्ट सीएनएस लिख रही हूँ। इस चीज को हमेशा याद रखेंगे। तो आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसके दो पार्ट है, ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या किया है, सीएनएस लिखा है, ये देखिए। मतलब जो बॉडी का रिसेप्टर है वहां से ब्रेन, ब्रेन से आपके बॉडी का रिसेप्टर, रिसेप्टर से ब्रेन, ब्रेन से रिसेप्टर, यही चलता रहता है हमेशा। पहले आपको ये छोटी सी बात समझनी है, तो बहुत सारी चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगी। अगर आप अपने ब्रेन को सेंटर पॉइंट मानते हैं, तो जो आपके मसल से जो मैसेज आपके ब्रेन तक गया है उसको इनकमिंग मानिए, और जो मैसेज जा रहा है उसको हम आउटगोइंग समझते हैं। बोलने का क्या मतलब है, अगर हम सेंसरी न्यूरॉन के बारे में लिखते हैं, तो सेंसरी न्यूरॉन वो है जो कि इमरजेंसी मैसेज को लेके, यानी रिसेप्टर ने जिसको कैच किया है उसको आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाता है, ठीक है। These neurons are responsible for transmission of messages, sudden messages from receptors of body to the CNS। यानी इसमें दोनों चीजें आ गई एक साथ, मैंने पहले ही बता दिया आपको। शॉर्टकट बोलूं अगर, बॉडी टू ब्रेन, याद रखिए, इतना बहुत है आपके लिए। शॉर्टकट ना ट्रिक के तौर पे, अगर आपको सेंसरी न्यूरॉन याद रखना है तो याद रखिए बॉडी टू ब्रेन, और मोटर न्यूरॉन क्या याद रखें फिर, ब्रेन टू बॉडी। समझ आया। तो ये सेंसरी न्यूरॉन हो गया। अब देखिए इसका उल्टा करके मैं मोटर न्यूरॉन लिख देती हूँ। मोटर न्यूरॉन, अब मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर दिया। एक बात बताती हूँ, यहाँ से मैं उल्टा कर दूँ ताकि आपको समझ आए मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको उल्टा करना है, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, दीज न्यूरॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन। अब क्या चेंज करेंगे हम यहाँ पे, मैंने लिखा है रिसेप्टर टू द सीएनएस, तो अब हम इसको क्या कर देंगे, फ्रॉम सीएनएस, फ्रॉम
CNS to the affected body part, affected बॉडी पार्ट। मेरे ख्याल से अब आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा दोनों के बीच में डिफरेंस। बॉडी पार्ट अब ठीक है। तो ये डिफरेंसेस जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है बच्चों के एग्जाम में, इसको डिफरेंशिएट जरूर कर लेंगे इसको। इतने पोर्शन में जो मैंने अभी आपको कराया है, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लेंगे एक बार। अगर आप लिख रहे हैं तो वो तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो जिन बच्चों ने नहीं नोट किया है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी यहाँ पे सारी चीजें इसमें आ रही हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं आगे बढ़ती हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट किसी को? क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं मेरे से। अगर कोई आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि ये जो रिफ्लेक्स आर्क है जो आपकी बॉडी में अवेलेबल है, तो इतना अच्छा रिफ्लेक्स आर्क जो है वो प्लांट्स के अंदर क्यों नहीं डेवलप है? क्वेश्चन तो बनता है। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन है तो आपकी बॉडी में डेवलप है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में डेवलप है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में जो ये रिफ्लेक्स एक्शन है वो बहुत अच्छा काम करता है। मतलब इतना फास्ट काम करता है कि आपके बियॉन्ड इमेजिनेशन है, ठीक है। तो प्लांट्स के पास ये क्यों नहीं है? तो उसका सबसे बड़ा आंसर ये है कि आपको पता है ये कहाँ छिपा हुआ है इसका आंसर। तो इसका आंसर छिपा हुआ है कि आपको पता है कि प्लांट्स जो हैं वो मोबाइल नहीं होते। मोबाइल नहीं होते बोले क्या मतलब? वो मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह। तो जब उनको मूव करके एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत ही नहीं है, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन लेके करेंगे क्या? और आज तक तो प्लांट्स ने कभी कोई ऐसा इवोल्यूशन किया नहीं है जिसमें आपने ऐसा सुना हो कि एक प्लांट जो है वो मूव करके दूसरी जगह पे चला जाए। अब यहाँ पे कुछ बच्चों की क्वेरी होती है, बच्चे कहते हैं कि मैम प्लांट्स में ट्रॉपिक मूवमेंट भी तो होता है, प्लांट्स ट्रॉपिक मूवमेंट भी तो करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है वो सिर्फ कुछ फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ही होगा। मतलब जैसे आपने किसी चीज को सोलर रेडिएशन प्रोवाइड किया प्लांट के किसी पार्ट को, वो भी जड़ों को छोड़ के, रूट्स को नहीं। रूट्स आर 10th क्लास में ही आपके सिलेबस में है। रूट्स के बारे में जब आप देखेंगे तो वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होता है। और जब हम लोग किसको देखेंगे, प्लांट के स्टेम को देखेंगे, शूट को देखेंगे, एरियल पार्ट को देखेंगे, तो वो कैसा होता है? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होता है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ूं मैं, रिप्लाई करेंगे उधर से फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो ह्यूमन ब्रेन स्टार्ट करने से पहले ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, देखिए, जो आपके दिमाग में भी आते होंगे। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अभी अभी आपने रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो समझा मेरे को, ठीक है, क्या होता है समझ आ गया होगा आपको। तो रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में जब हम बात करते हैं तो क्या ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है सिर्फ इतना ही काम है ह्यूमन ब्रेन के पास, या फिर कुछ और है? क्योंकि ब्रेन तो आपका बहुत सारा काम करता है। आप मेरे से पढ़ाई कर रहे हैं, आपके ब्रेन के ही एक पार्ट को, इन सब को ये डिसाइड करना है कि वो उसको परमानेंट स्टोरेज में डाले या टेम्पररी स्टोरेज में डाले।
कई बार ऐसा होता है, आपने नोटिस किया होगा, आपके ब्रेन के साथ भी ऐसा हुआ होगा, सबके साथ ऐसा होता है कि आपने किसी चीज को एक बार सुना और आपको याद हो गया हमेशा के लिए। कई बार ऐसा होता है। और कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज को आप 10 बार पढ़ रहे हैं लेकिन आपको कभी याद नहीं होता। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन काम करता है? आपका कंसंट्रेशन। आपकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चीज आपके ब्रेन के परमानेंट स्टोरेज में जाना है या फिर टेम्पररी स्टोरेज में जाना है। जैसे कई बार आपने देखा होगा किसी चीज को बचपन से लेके आज तक जो आपने पढ़ाई करी होगी, तो आप उसको रटते हैं। रटना इन द सेंस बोलने का मतलब कि आप एक ही चीज को कई बार रिपीट करते हैं। आप पता है रिपीट करते क्या है उस चीज को? आप उसको रिपीट करके अपने ब्रेन के परमानेंट स्टोरेज में डाल रहे हैं। कभी आपने सोचा है मैं आपको आज की क्लास दूं, नेक्स्ट डे में पूछूं तो आप भूल जाएंगे? आप एबीसीडी क्यों नहीं भूलते? बचपन में आपने अल्फाबेट्स पढ़े थे, उसकी पढ़ाई करी थी, लेकिन आप वो क्यों नहीं भूलते? उसको आप बिल्कुल ए टू जेड सही सही बोल देंगे आप। रीजन ये है कि इतनी बार आपने उसको प्रैक्टिस करा है कि वो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन के परमानेंट स्टोरेज में जा चुका है। तो अगर आपको किसी चीज को अपने ब्रेन के परमानेंट स्टोरेज में डालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिपीटेडली आपके ब्रेन को उस चीज से रिकॉग्नाइज कराना पड़ेगा। जैसे कई बार ऐसा होता है कि किसी पर्सन को हमने देखा, तो एक बार आपने देखा तो पहचान जाते हैं ना कि हाँ भाई ये पर्सन है, ये मेरे जान पहचान का है, ठीक है। तो वो जो आइडेंटिफिकेशन है वो भी तो आपके ब्रेन में जा रहा है। इसका जैसे इंडिया के, बिहार के ही भोजपुर के वशिष्ठ नारायण थे, ठीक है, मैथमेटिशियन थे। पता होगा आपको, नहीं पता होगा तो बहुत दुख की बात है। पता होगा आपको, ठीक है। इसलिए पता होगा, और नहीं पता होगा तो इसलिए पता होना चाहिए कि नासा में 30 कंप्यूटर का सर्वर डाउन हो गया, ठीक है। जब सर्वर डाउन हुआ तो अपने मुंह से कैलकुलेशन, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं ना कि ऐसे ही जैसे आपसे कोई पूछे कि बताओ 4+4 कितना होता है, तो आप कॉपी पे थोड़ी लिखते हैं, आप बोलते हैं ना 8 होगा। उन्होंने ऐसे कैलकुलेशन किया पूरे 30 जो कंप्यूटर थे। तो वापस जब सर्वर आया तो उनकी कैलकुलेशन को चेक किया गया तो सारे कैलकुलेशन उनके सही थे। बोलने का क्या मतलब है, इतना पावरफुल जो है वो ब्रेन उनका था। तो बोलने का क्या मतलब है कि आपके ब्रेन में जब इतने सारे पावर है, तो पावर बोलने का क्या मतलब है? रेडिएशंस भी अफेक्ट करते हैं आपके थिंकिंग कैपेबिलिटी को, उनका रोल भी है। तो आपका जो यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन है, उसके पास इतने काम है ना कि आप उसको एक डायरी में नहीं लिख सकते। इतने सारे काम है, इतने सारे फंक्शन है, इतनी सारी चीजें हैं यहाँ पे। आप जो एक्शन करते हैं, अब आप क्लास में गए तो क्लास में अगर आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, आप ऑफलाइन क्लास में सामने बैठे, तो ऐसा तो है नहीं कि टीचर आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आप कोई डांसिंग का काम कर रहे हैं, ऐसा तो कर नहीं सकते। तो आपका जो एक्शन है, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो मूवमेंट है, मतलब जैसे कोई प्रोग्राम एंड हुआ तो आप वहाँ पे क्लैप करते हैं, जैसे जो आपके बुक में कई एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं, छोटे छोटे जो ये सारे एग्जांपल है, आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो कब किस वक्त कहाँ क्या बोलना है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आप उसका आंसर कर रहे हैं, तो जो क्वेश्चन पूछूंगी, मैं पूछूंगी आपसे व्हाट्स योर नेम, तो आप एड्रेस तो नहीं बताएंगे, आप तो यही बताएंगे ना कि आपका नाम क्या है, ठीक है। तो ये सब किस चीज का हिस्सा है? ये सब हिस्सा है आपके ब्रेन का। तो इतना वास्ट सेंस में आपका जो ब्रेन आता है जिसको आप सोच भी नहीं सकते। तो जैसे अभी भी मैंने आपको नोट करके लिखाया कि जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसमें आप ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड दोनों को आप एक साथ कनेक्ट करके एग्रीगेट करते हैं, ठीक है। ये जो मैंने आपको नोट करके लिखाया है, ये काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। बहुत सारी चीजें आती है इसके अंदर। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ये दो हिस्से हैं, इन दो हिस्सों में से हम लोग यहाँ पे ब्रेन की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। कहानी तो मैंने बहुत सुना दी आपको, समझ भी आ रही होगी मेरी बातें आपको। तो अब यहाँ पे ब्रेन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ब्रेन जो है, तो कई चीजें तो ऐसी प्रोग्रामिंग आपके ब्रेन के अंदर है जो कि क्या करता है, ये वॉलेंट्री एक्शन जो है वो परफॉर्म करता है।
और वॉलेंट्री एक्शन कैसे परफॉर्म करेगा कि किसके बाद क्या होना है। अब आप सुबह उठे तो आपको पता है अगर स्कूल जाने के लिए रेडी होना है तो कब क्या करना है और किसके बाद क्या करना है, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंशियल प्रोसेसेस हैं इसको भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आपका ब्रेन करता है। तो ब्रेन जो है इसमें हम लोग पॉइंट लिखेंगे, वेरियस वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री मतलब समझते हैं, वॉलेंट्री मतलब अकॉर्डिंग टू योर विल, आप जो चाहते हैं वही होगा। आप जो चाह रहे हैं आप वही करेंगे। आप अभी पढ़ रहे हैं, मेरे से पढ़ाई कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको समझ आ रहा है तो आप पढ़ रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा आप नहीं पढ़ेंगे। तो ये आप अपने विल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो वेरियस वॉलेंट्री एक्शन, वेरियस वॉलेंट्री एक्शन which are performed by body and body parts according to events. To events. जहाँ जैसा इवेंट है उसके हिसाब से आपकी बॉडी जो है वो काम कर लेती। कभी आपने सोचा है कैसे? बहुत सारी, ये तो मैंने वॉलेंट्री बोला है, बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपके ब्रेन में जो फीड हो जाता है तो इनवॉलेंट्री बन जाता है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। जैसे अगर आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पे उठने की आदत हो गई सुबह मॉर्निंग, तो उसमें आप तो सोए हुए, आप नींद में, आप थोड़ी बोल रहे हैं अपने ब्रेन को कि उठो या इसको उठाओ। आप अलार्म नहीं भी लगाते, तब भी आप एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या होते हैं वहां पे उठ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, तो ब्रेन का जो आपके वर्क है वो इतना वास्ट है, मैं पहले ही बोल रही हूँ। अगर आप ऐसा सोचिए कि हम एक डायरी में लिखना स्टार्ट करें तो आप थक जाएंगे इसको लिखते लिखते। कम्युनिकेशन का पार्ट है, जैसे आपको किसी से बात करनी है, अब बात करनी है तो कब कहाँ पे क्या बोलना है, तो इतनी कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग है कि इसके बारे में, इसके बहुत सारे पार्ट्स के ऊपर तो आज तक वर्क ही चल रहा है कि कैसे किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो ये जो ब्रेन है, सबसे पहले जब हम लोग बात करें, बहुत आसान सा है। थ्री मेन पार्ट्स ऑफ, क्वेश्चन आंसर की तरफ भी थोड़ा बढ़ते हैं। कोई आपसे पूछे कि ठीक है ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन आपका जो ब्रेन है उसके थ्री मेजर पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो थ्री जो मेन पार्ट्स हैं आपके ब्रेन के, तो FORE, फोर मतलब आगे होता है, ठीक है। तो एक हो गया आपका फोर ब्रेन, मिड मतलब बीच में, फिर आपका मिड ब्रेन, और हिंड मतलब पीछे होता है। एक हो गया आपका हिंड ब्रेन हो गया, एक हो गया आपका फोर ब्रेन, दूसरा हो गया आपका मिड ब्रेन, बीच वाला जो है, और देन हो गया आपका हिंड ब्रेन। अब सवाल ये उठता है कि इन सब में से फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हिंड ब्रेन, ठीक है, तीन हिस्से हैं, इतनी बात आपको समझ है। लेकिन इन तीनों हिस्से में से अगर कोई आपसे पूछ ले कि जो मेन थिंकिंग पार्ट है, मतलब सबसे ज्यादा इन तीनों हिस्सों में से सबसे ज्यादा सोचने का काम कौन करता है, तो सबसे ज्यादा जो सोचने का काम है वो किसके जिम्मे है? फोर ब्रेन के जिम्मे दिया गया। बोला भाई सारा सोचने का काम जो है वो तुम्हारे पास है, ठीक है। तो इसके पास इतने सारे रिसेप्टर्स हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और आपने, पता नहीं आपने नोटिस करा होगा, नहीं नोटिस तो तब करेंगे जब आपके आस पास में, आस पड़ोस में कोई ऐसे पेशेंट हो। कई बार आपने
सुना होगा, मूवीज में देखा होगा कि कोई ऐसा पर्सन है जिसके ब्रेन की सर्जरी हुई, और ब्रेन की सर्जरी हुई तो उसने ना, वो अपनी डेली एक्टिविटीज को ठीक कर रहा है, लेकिन उसके जान पहचान के जितने लोग हैं वो उनको पहचान नहीं पा रहा है। केस नंबर वन। केस नंबर टू, कई बार ऐसा होता है कि सर्जरी के बाद सबको पहचान रहा है, सब कुछ कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो अगर किसी गर्म चीज को टच कर रहा है तो उसको पता नहीं चल रहा कि उसका हाथ जल रहा है। समझिएगा जो मैं बोलना चाह रही हूँ, किसी ठंडी चीज को छू रहा तो उसको ये नहीं पता चल रहा कि सामने उसकी ठंडी चीज है। इसका भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। कभी अगर उसको कोई, तो इसका मतलब ये है कि जब उसकी सर्जरी हुई तो सर्जरी होने के टाइम में जो रिसेप्टर्स कनेक्ट कर रहे थे ब्रेन से, वहां पे रिफ्लेक्स आर्क का वो हिस्सा जो है वहां पे क्या हो गया, वो प्रॉपरली फिक्स नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम आई। तो फोर ब्रेन जो है ये और भी बहुत सारे काम करता है। फोर ब्रेन के पास बहुत सारे सेपरेट एरिया है। क्या क्या एरिया है, अब ये क्या सुनना है, सुना हुआ कहाँ गया फोर, भाई आप कैसे सोचिएगा। आप अपना ना एक कॉमन सेंस, कई बार बच्चे क्या करते हैं, रटने बैठ जाते हैं। ऐसे में एक ट्रिक बताती हूँ। मैंने बोला फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है, बोल दिया मैंने। मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, राइट अ नोट ऑन फोर ब्रेन, अब आप सोचेंगे क्या लिखा है ना। तो पहला लाइन तो लिख लिया, ये बच्चे सुनते 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 याद कर लेते हैं कि फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ना कोई बहुत बैड ऑर्डर आया कहीं से, आप जा रहे हैं रास्ते में, कहीं पे कोई गार्बेज का पूरा यार्ड है वहां फेंका हुआ है, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होके तो नहीं जाएंगे, आप वहां से दूर भागेंगे। इसका मतलब स्मेल रिसेप्टर सेपरेट एरिया है किस चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए, तो स्मेल को। अब आपने कोई, पता चला आपने एक स्नेक देखा तो बैठे तो नहीं रहेंगे वहां पे, भागेंगे वहां पे। इसका मतलब क्या है, साइट के लिए भी, साइट मतलब देखने के लिए भी, विजिबिलिटी के लिए भी एक स्पेशलाइज्ड सेंटर है आपके फोर। क्या क्या देख के, सुन के, समझ के, क्या करके आपका जो फोर ब्रेन है वो सोच सकता है, सब लिख दीजिए इसमें, ठीक है। बोलने का क्या मतलब हुआ, फोर ब्रेन की मीटिंग दे देती हूँ। सबसे पहली चीज, फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट है, ठीक है। अब इसके पास क्या है, फोर ब्रेन कंटेन्स स्पेसिफिक रीजन, और अब यहाँ रटना नहीं है आपको, किस चीज के लिए स्पेसिफिक मतलब रीजन होगा, साइट होंगे, तो इसके लिए आपको रटना नहीं है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे आपको स्मेल के लिए, और स्मेल लिख लीजिए। देखने, आप देखिए, आपने स्नेक को देखा, आप वहां से भागे, 9 2 11 हो गई है, बैठे तो रहेंगे नहीं। अच्छा ठीक है, आओ वेट करता हूँ मैं तुम्हारा, और देर से भागिएगा वहां से जान बचा के। तो साइट के अगेंस्ट भी रिस्पॉन्ड कीजिएगा। अब कहीं पे ना कोई बहुत लाउड वॉइस हो, ठीक है, या कहीं आप जा रहे हो तो मतलब माइक वाइक में बहुत ज्यादा आपको एक्सट्रीम जो है वो नॉइज सुनाई दे रहा है, तो उससे दूर भागते हैं हम लोग, है ना। तो हियरिंग के लिए भी है। And यही मैंने आपको बोला कि आपको रटने की जरूरत नहीं, इसको आप खुद से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये सारे जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है, ये पहले वहां जाएगा, और वहां जाने के बाद जरूर आपके ब्रेन में कोई डेटा स्टोर है पहले से। तो जो डेटा आपके पास पहले से स्टोर है, तो उसकी वजह से आप रिस्पॉन्ड कर पाते हैं।
कई बार बच्चे बोलते हैं मैडम ये बात समझ नहीं आई कुछ कि आपने बोला कि उस बेसिस पर ही हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं, टोडलर्स जो क्राउलिंग कर रहे होते हैं, मूव करके चल रहे होते हैं, उस छोटे बच्चे के सामने आप अगर एक दिया जला के रख देंगे ना, या एक कैंडल रख देंगे बर्निंग कंडीशन में, वो जलते हुए ही कैंडल को आप देखिएगा अपने हाथ से पकड़ेगा। रीजन क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि उसके ब्रेन में अभी ये मैसेज स्टोर ही नहीं हुआ है कि उसको वो छुएगा तो उसका हाथ जलेगा। अब एक बार अगर जल गया, जरूर आपका जला होगा कभी ना कभी। तो अब अगर कहीं पे आपने आग जलती हुई देखी होगी, तो ऐसा तो नहीं जबरदस्ती ले जाके हाथ वहाँ पे रख देते हैं, दूरी हटाते हैं वहां से। तो जो इंफॉर्मेशन सेंटर आपके ब्रेन का है, वहाँ जो स्टोर डेटा है उसमें से आप चेक करते हैं। तो स्टोर डेटा के बेसिस पे आप उसको चेक करते हैं, और चेक करने के बाद फिर आपको क्या रिस्पॉन्ड करना है वो आप वहाँ पे डिसाइड करते हैं। अब आपका कोई फ्रेंड है, आपसे जब मिले तब पता चलता है वो आपके साथ मारपीट करता है, जब मिलेगा तब आपके साथ मारपीट करेगा। 2 बार हुआ ऐसा ही। तीसरी बार जब आपने उसको देखा, बोला अरे यार कहाँ से आ गया ये, आप उसको देख के अपना रास्ता बदल लीजिएगा। उसने तो नहीं बोला कि तुम जाओ मेरे सामने से, ये कैसे हुआ? ये जो डेटा आपके ब्रेन ने स्टोर करके रखा था, इसके आधार पे आपने वहां पे रिस्पॉन्ड किया है। समझ रहे? तो इसका मतलब ये है कि इसके पास बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जो कि वॉलेंट्री मसल्स के भी एक्शन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है? तो मैंने आपको इसलिए इतनी कहानी सुनाई ताकि आपको ये बात समझ आए। फोर ब्रेन कंटेन्स कंटेन्स था ये, तो यहाँ पे ऑल्सो लगा देते हैं। ऑल्सो कंटेन्स some reason which control the movement of voluntary muscles. For example, movement of hands according to organ hands and legs का। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है यहाँ। पूरा जो ब्रेन है आपका, पूरा कंप्लीट ब्रेन, ठीक है, पूरा ब्रेन एक बॉक्स के अंदर सेफ होता है। जैसे कैसे किसी गिफ्ट को आप रैप करते हैं सेफ रखने के लिए, कोई ग्लास आइटम हो आपके पास, आपको कोई बोले कि उसको रैप करके भेजना है आपको, ठीक है। तो स्कल जिसको ऊपर से आप कहते हैं ना, वो क्रेनियम है। तो आपका जो पूरा ब्रेन है वो किसके अंदर प्रोटेक्टेड है? क्रेनियम के अंदर वहां पे प्रोटेक्टेड है। ठीक है? तो ये फोर ब्रेन का थोड़ा सा पार्ट अभी मैंने आपको समझाया है, और इसके आगे की एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूँ। उसके बाद तो काफ़ी आसान है। जैसे हम लोग पहुँचेंगे कहाँ पे, थोड़ा सा करने के बाद, ब्रेन को कंप्लीट करने के बाद हम लोग मूव करेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स पे। तो वो इसलिए आसान हो जाता है, प्लांट्स बेचारे मूव करके कहीं जा नहीं सकते, कोई सिस्टम उसके पास है ही नहीं। जिसके पास वो क्या होता है, उसके बारे में चीज़ें आपको जाननी भी कम है और आसान भी है। ये भी कोई टफ नहीं है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि टफ है, बट हाँ, अगर आप समझते जा रहे हैं तो फिर कोई चीज़ आपको याद भी नहीं करनी पड़ेगी। चलिए कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन दे रही हूँ, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में दिया था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन।
बिल्कुल वैसे ही बेसिक क्वेश्चन हैं, ठीक है। अभी जो मैं इतने देर से एक्सप्लेन कर रही थी उसी से स्टार्ट करते हैं। मेंशन द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। आंसर क्या लिखेंगे इसका? फोर ब्रेन। अभी तो फोर ब्रेन लिख के काम चला रहे हैं, जब हम लोग सेरेब्रम पे आएंगे तो उसको भी मार्क करेंगे, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं। देन mention the components of ENS brain and spinal cord. Name major parts of brain। बताइए आपको फोर ब्रेन मिड ब्रेन है, बताइए। चलिए तो कीजिए, नेक्स्ट पेज पे मूव कर दीजिए। ये थ्री क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स हैं यहाँ पे। चौथा क्वेश्चन में लिख रही हूँ। Mention the outer hard protective covering of brain। कल आसान सा है, पता ही है आपको, बचपन से जानते हैं। और लोग प्रीमियम कहते हैं। Which neuron of reflex action transmits a message from brain to affected area or body? आंसर में लिख लेंगे मोटर न्यूरॉन। नेक्स्ट देखो, is the term for quick response of
body, and brain according to any stimulus. स्टिमुलस मतलब जो भी चीज बाहर से इसको ट्रिगर करने का काम कर रही है। आंसर पता है आपको? रिफ्लेक्शन। तो कर लीजिए। हो गया, ही स्क्रीनशॉट ले लेंगे अगर आप नहीं लिख पा रहे थे। लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, 7th क्वेश्चन। गिव द टर्म फॉर द गैप बिटवीन two neurons. Synapse. Next. Mention the first part of a neuron. डायग्राम के अकॉर्डिंग चलेंगे, कुछ रटना नहीं पड़ेगा, मैंने आपको कई बार समझा रखा है। दैट इज न्यूटन राइट्स। नेक्स्ट लिख लीजिए। 2 क्वेश्चन आपको करना है, जिसे तो मैंने कर दिया है। राइट और नोट ऑन एक्शन। क्लास में बस डेफिनेशन पूछा था मैंने। Describe functions of forebrain हो गए। ये 10 क्वेश्चंस मैंने दिए आपको आज की क्लास में, उनको करके देखेंगे। अगर कहीं कोई डाउट आएगा तो उसको पूछेंगे मेरे से। आज की क्लास में कोई डाउट किसी को? किसी को डाउट आज की क्लास में? नो मैम।